गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 19 जुलाई और आज का हम लोग जो है बिहार स्पेशल में बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो लुसेंट के बिहार स्पेशल और साथ ही साथ हम ये भी आपको बता दें कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पे जो है प्रतियोगिता दर्पण, उसके बाद जो है योजना और अन्य विभिन्न प्रकार के जो है खान स्टडी ग्रुप के जो है विभिन्न प्रकार के बुक को हम जो है पीडीएफ के रूप में उसमें डाउनलोड करने के लिए देते हैं, जिससे कि आपको विभिन्न एग्जामों में फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लुसेंट बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो है बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे याज्ञवल्क्य के बारे में। उपनिषद काल के महान ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक और शुक्ल यजुर्वेद सहित शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता थे। योग दर्शन के आरंभकर्ता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। याज्ञवल्क्य ऋषि व सम्पायन के प्रमुख शिष्य में से एक थे। पहली शताब्दी में मिथिला के ब्राह्मण कुल में जन्मे याज्ञवल्क्य के पिता ब्रह्मराज थे। आगे चलते हैं, हम लोग महावीर के बारे में जानते हैं। हालांकि महावीर के बारे में हमने जो है पहले भी चर्चा की है, तो लेकिन यहाँ पर जो है व्यक्तित्व के अनुसार हम लोग महावीर को जानते हैं। महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में और 468 ईस्वी पूर्व में इनका जो है मृत्यु होता है। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है और ये 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने 5 मुख्य उपदेश दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बिंबिसार के राजकाल में कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट इनका जन्म हुआ था और पावापुरी में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, अर्थात इन्होंने शरीर त्याग दिया था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया और 12 वर्ष तक कठिन तप किया और फिर ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद 30 वर्षों तक देश भर में धर्मोपदेश के लिए घूमते रहे। अगला देखते हैं हम लोग व्यक्तित्व में महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ और 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म के ये प्रवर्तक थे और बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में अत्यधिक सक्रिय रहे। इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृहत्याग किया और 6 वर्ष बाद इन्हें बोधत्व मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। 45 वर्ष तक उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा करके धर्मोपदेश देते रहे। प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। मगध के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार ने उनसे दीक्षा भी ली थी। अगला देखते हैं व्यक्तित्व में बृहद्रथ मगध के प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश का संस्थापक था। चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने ग्रीवरेज को राजधानी बनाकर मगध पर अपना स्वतंत्र राज स्थापित किया था। उसे मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मगध सम्राट जरासंध उसी का महापराक्रमी पुत्र था, बृहद्रथ का ही। अगला देखते हैं जीवक बुद्ध काल का उत्कृष्ट वैद्य और चिकित्सक था। हर्यक वंशीय मगध के शासक बिंबिसार के पुत्र उदय अभय ने उनका लालन पालन किया था। हालांकि ये जो है बिंबिसार के काल में ही जीवक थे, ये याद रखेंगे। उन्होंने वैद्य की शिक्षा तक्षशिला से ग्रहण की। गिलगित से प्राप्त पांडुलिपियों के अनुसार जीवक के गुरु तक्षशिला के प्रसिद्ध वैद्य आत्रेय पुनर्वसु थे। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं चाणक्य के बारे में।
विष्णु गुप्त और कौटिल्य के नाम से व्याख्यात यह महान कूटनीतिज्ञ चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक थे। उनकी सुव्याख्यात रचना अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के एक मानक रचना मानी जाती है। पाणिनि मौर्य कालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री और अष्टाध्यायी के रचयिता थे, जो तक्षशिला के विद्यार्थी रह चुके थे। वे कुछ लोगों जहां मनेर का निवास मानते हैं, तो जो पाणिनि है इनका जन्म स्थान जो है ये मनेर पटना का निवासी माना जाता है पाणिनि को। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के सलातूर नामक स्थान के निवासी मानते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें 8 अध्याय और 3863 जो है सूत्र हैं। आर्यभट्ट जो कि एक प्रसिद्ध थे, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व में प्रसिद्ध प्राचीन कुसुमपुर जो कि पाटलिपुत्र, जो वर्तमान कुसुमपुर को है बाद में पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, आधुनिक पटना के खगोल में हुआ था। ये आप लोग रट लेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? वर्तमान खगोल के पास और प्राचीन कुसुमपुर। आर्यभट्ट दशमलव प्रणाली का आविष्कार करने वाले गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। आर्यभट्ट ने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। वह महान गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोलविद भी थे। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का जो है रखा गया। और आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 को जो है लॉन्च किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। इसलिए आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इस विद्वान ने 499 ईस्वी में मात्र 23 वर्ष की उम्र में गणित व खगोल में एक शोध ग्रंथ आर्यभट्टियम लिखा था। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर तत्कालीन गुप्त सम्राट ने इनको अपने दरबार में रखा था। इनके द्वारा पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमने का समय 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड निकाला गया, जो कि आधुनिक यंत्र के माध्यम से निकाले गए समय से 1 सेकेंड के 10वें हिस्से भिन्न रखता है। मतलब कहें कि आर्यभट्ट ने जो कक्षा पे घूमने का जो सिद्धांत दिया था वो जो है एकदम सटीक था। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम के अलावे 10 गीति सूत्रम और आर्यशिष्ट नामक ग्रंथ लिखा। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। अश्वघोष अगला देखते हैं। अश्वघोष महान संगीतज्ञ, नाटककार, कवि, दार्शनिक और धर्मज्ञ थे। वे जो है महायान संप्रदाय के जो से जुड़े हुए थे और उन्होंने जो शून्यवाद का प्रतिपादन भी किया। और उनकी पुस्तक जो है उनका नाम बुद्ध चरित है। ये बार बार पूछा गया। तो बुद्ध चरित किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने लिखा है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 38 वर्ष तक मगध पर शासन किया। उसने दीर्घ अंतराल के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया, हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और संस्कृत को राजभाषा बनाया। बाणभट्ट अगला देखिए। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे बसा पृथ्वीकूट नामक नगर में एक समृद्ध वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। तो इनका बाणभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था ये याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है बिहार एसएससी में और बीपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं। संस्कृत के विश्वविख्यात कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी कालजयी कृतियों के साथ साथ
दुर्गा सप्तक और सूर्य सप्तक की भी रचना की। हर्षचरित और कादम्बरी के बारे में जो है पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में, तो ये तो अभी ही रट लेंगे। इसके कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता वान भट्ट। 7वीं सदी के पूर्व में वान भट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने मौखरी वंश एवं पुष्यभूति वंश का प्रामाणिक इतिहासकार माना जाता है। आगे देखते हैं सरहपाद जो है ये भारतीय जनमानस को अद्भुत रूप से प्रभावित करने वाले थे। सरहपाद 84 सिद्धियों में सबसे अधिक समादृत हुए थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी काव्य का प्रथम जनक माना है। ऐसे तो मलिक मोहम्मद जैसी को हिंदी का जो है माना जाता है उत्प्रेरक, लेकिन ये जो है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य का प्रथम जनक जो है सरहपाद को किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग शांत रक्षित। पाल शासकों के काल में 8वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार के आचार्य और बौद्ध विद्वान शांत रक्षित ने तिब्बत जाकर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला अति दीपांकर श्री ज्ञान, यह विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर वहां जो है गए थे। बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप के प्रचार प्रसार में इनका विशेष योगदान रहा। धीमन और विट्ठल पाल, ये भी आप लोग रट लेंगे क्योंकि ये पाल कला से संबंधित है और पाल कला जो है बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। धीमन एवं विट्ठल वे पालकालीन प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जो नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं की रचना और चित्रकला के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। अगला देखते हैं हम लोग मंडन मिश्र। पंडित मंडन मिश्र 9वीं सदी में मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे जिन्होंने न्याय मीमांसा और वेदांत दर्शन के समृद्ध एवं प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। आदि शंकराचार्य के साथ उनके शास्त्रार्थ की चर्चा जो है अनुश्रुतियों में मिलती है। पंडित मंडन मिश्र पूर्व मीमांसा के साथ साथ वेदांत के महान ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रमुख नैसर कर्म सिद्ध में बौद्ध धर्म के करारा प्रहार किया गया था। उनकी अन्य रचना है विधिक विवेक। उनकी शादी कुमारिल भट्ट की बहन की पुत्री सरस्वती या भारती से हुई थी। इनकी पत्नी भारती परम विदुषी थी जिसने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में निरुत्तर कर दिया था। अगला देखते हैं वाचस्पति मिश्र का जन्म मधुबनी जिला अंतर्गत ठाडी गांव में हुआ था। शंकर भाष्य की टीका भाष्य भाती की रचना वाचस्पति मिश्र प्रखंड विद्वान व दार्शनिक जो है थे। आगे देखते हैं हम लोग मोहसिन फानी को, क्योंकि ये जो है मोहसिन फानी ने दबिस्ताने मजाहिब जो है पुस्तक लिखी जो कि जहांगीर के समकालीन इतिहासकार थे ये, और ये पटना में जो है रहे भी थे, तो इनकी पुस्तक के बारे में जो है पूछा जा चुका है। इसकी पुस्तक में पहली बार अकबर के दीन ए इलाही के एक नए मार्ग की संज्ञा जो है देने के बारे में चर्चा है दबिस्ताने मजाहिब में। अगला दाऊद खां करारानी वह बिहार बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक था और 1578 ईस्वी में पराजित कर अकबर ने बिहार को अंततः मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया था दाऊद खां को हराकर। अगला इम्पोर्टेंट विद्यापति के बारे में
श्रृंगार रस के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के विस्फी ग्राम में जो है 1368 और कहीं कहीं 1377 लिखता है तो इस समय हुआ था। मैथिली भाषा में रचित उनकी पदावली अवहट में कीर्ति पताका जो है सुव्याख्यात है। उनकी संस्कृत रचनाओं में भूपुरिका कर्मा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुराण संग्रह, विवाह सागर और गंगा काव्यवली प्रमुख है। विद्यापति की 200 कविताओं का अनुवाद योगी अरविंद ने अंग्रेजी में किया, यह यूनेस्को से प्रकाशित हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये भी बता दें कि विद्यापति जो है महाराज शिव सिंह के समकालीन थे, इनके समकालीन जो है थे। अगला याहिया मनेरी के बारे में, सफदुद्दीन याहिया मनेरी ये 13वीं शताब्दी के सूफी संत थे, जिन्हें बिहार में सूफी आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। इनका जन्म 1263 में हुआ था। इनका संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। सूफी संत शेख निजामुद्दीन फिरदौसी के शिष्य थे और 1332 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। सूफी मत की व्याख्या में इनके पात्रों का संकलन मकतूबात सदी में जो है मिलता है। अगला देखते हैं हम लोग मोहम्मद शाह नूहानी लोधी शासकों के काल में बिहार के महत्वपूर्ण अफगान सामंत थे। उसने पानीपत की लड़ाई 1526 में के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का निर्माण किया और उसी के संरक्षण में बिहार में शेरशाह का उत्कर्ष भी हुआ। अब हम लोग जानते हैं शेरशाह के बारे में। भारत के सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसका राजनीतिक उत्कर्ष बिहार में सासाराम के क्षेत्र में आरंभ हुआ। यहीं पर उसने अपने प्रशासनिक सुधार, विशेषकर लगान संबंधी सुधार का प्रयोग किया। उसने जन कल्याण के वृहत उपाय किए और संचार और यातायात का व्यापक विकास किया। उससे संबंधित जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खां सरवानी की रचना तारीखे शेरशाही में मिलता है। तो तारीखे शेरशाही को किसने लिखा था? अब्बास खां सरवानी। ये भी पूछा जा चुका है और आगे भी आपको हो सकता है एसएससी बिहार एसएससी में पूछ ले, तो इसको रट लेंगे आप लोग। सन 1539 में चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था। शेरशाह सूरी 1539 से 1545 तक भारत का बादशाह रहा और प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इसी ने करवाया है। हालांकि ये याद रखेंगे कि इसकी नींव जो है इसको प्रथम बार जो अशोक द्वारा बनाया गया, तो कुछ किताबों में आपको अशोक भी मिलेगा। कला के प्रति इनकी जो है उत्कृष्टता सासाराम के मकबरे से दिखती है। अगला गौतम मुनि न्याय शास्त्र के जो व्याख्यात आचार्य थे, न्याय सूत्र के ये लेखक भी थे। तो गौतम जो है ये न्याय मीमांसा के जो है संस्थापक थे। अगला देखते हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना सिटी में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था और ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, जिन्होंने मुगल शासकों से संघर्ष के लिए सिख संप्रदाय को संगठित किया और उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण सुधार किए। दशमेश पिता गुरु के नाम से भी व्याख्यात गुरु गोविंद सिंह हैं और इनका जो है प्रकाश 350वां प्रकाश वर्ष 1 से 5 जनवरी 2017 को पटना सिटी में बहुत धूमधाम से मनाया गया था। तो ये प्रश्न आप जब बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें ये पूछा भी गया है 350वां प्रकाश वर्ष के बारे में। वह सिख को एक सैन्य शक्ति बना देने वाले प्रथम गुरु थे। इन्होंने पाहुल
जिसको कि दीक्षा प्रथा कहते हैं, उसकी शुरुआत की। 5 काकर का नियम बनाया उन्होंने। सिख में 5 केस, कृपान, कंघा, कच्छा, कड़ा की परंपरा की शुरुआत की और खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह उच्च कोटि के कवि भी थे। वह अपने पिता गुरु तेग बहादुर की गद्दी पर 1675 ईस्वी में बैठे और 1708 में नांदेड़ में एक अफगान द्वारा मारे जाने तक वे विराजमान रहे। तो उनको जो है एक अफगान द्वारा नांदेड़ में उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला देखते हैं हम लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर ग्राम में 23 अप्रैल 1777 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1857 के विद्रोह में, गदर में जो है बिहार की क्रांतिकारी के रूप में जो है अपना योगदान दिया था और इन्होंने कहा था, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। वह परमार राजपूत या उज्जैनी राजपूत वंश के महान सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। 7 फीट लंबे कुंवर सिंह ने 49 वर्ष की अवस्था में जगदीशपुर की जमींदारी जो है संभाली थी। अगला देखते हैं हम लोग वीर अमर सिंह के बारे में। वीर अमर सिंह जो है वीर कुंवर सिंह के भाई थे और कैमूर पहाड़ियों में इन्होंने 1857 की क्रांति में गोरिल्ला युद्ध में जो है भाग लिया था और नेपाल में नाना सेना के गठन के सूत्रधार भी ये रहे थे। 1857 में वीर कुंवर सिंह के साथ दानापुर विद्रोह में शामिल हुए और अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अगला है हम विलायत अली। विलायत अली जो है वह बिहार में बहावी आंदोलन के अग्रणीय नेता थे। जितना भी याद रखेंगे इससे यही पूछा जाता। वहीं इनायत अली ये भी जो है 1852 से 1858 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के बहावी राज के प्रधान पद ग्रहण जो है किए थे। आगे देखते हैं हम लोग पीर अली। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने पटना में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंग्रेज अफसर डॉक्टर लायल की हत्या के आरोप में 1857 को पटना के कमिश्नर एम टेलर के आदेश पर पटना में उन्हें फांसी दी गई थी और वो उस समय 37 साल के थे। शेख भिखारी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद में एक शेख भिखारी का भी नाम आता है जिन्होंने अंग्रेज द्वारा फांसी दे दी गई थी। आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट, और ये जो है इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं। मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक जो है शेख अहमदुल्लाह के इकलौते पुत्र के रूप में मौलाना मजरूल हक का जन्म पटना से 25 किलोमीटर पश्चिम में बहापुरा में 22 दिसंबर 1866 को हुआ था। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बाद 1891 में उन्होंने पटना में वकालत शुरू की। इसके बाद कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा में मुंसिफ के रूप में कार्यरत रहे। 1915 में वे मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने रहे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 1916 में वे होम रूल आंदोलन से जुड़े और होम रूल लीग के अध्यक्ष भी रहे बिहार शाखा के। बिहार में राष्ट्रवादी नेता में अग्रणी मौलाना मजरूल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय रहे। पटना में इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की। 1920 में वह बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र द मदरलैंड राष्ट्र एकता का प्रबल समर्थक रहा। गांधी जी इन्हें देश भूषण कहते थे। 2 जनवरी 1930 को इनका निधन हो गया। तो इनसे संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी व्यक्तित्व बहुत ही बिहार में प्रसिद्ध हैं। तो इनके बारे में भी जो है एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपको जरूर याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 में आरा में हुआ था। उनके पिता रामयाद सिन्हा आरा के प्रसिद्ध वकील और डुमराव राज के अस्थायी अधिवक्ता थे। व्याख्यात बुद्धिजीवी सच्चिदानंद सिन्हा का पृथक बिहार निर्माण के प्रयास में अग्रणी भूमिका रही। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के निर्माण में अग्रणी भूमिका किसकी रही है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की रही है। ये प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में व्याख्यात थे। सच्चिदानंद बाबू व्याख्यात विधिवेता थे। वे बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री तथा बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहे। वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। पटना स्थित व्याख्यात सिन्हा लाइब्रेरी के संस्थापक डॉक्टर सिन्हा भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने राधिका देवी से लाहौर में विवाह किया। 9 दिसंबर 1946 को उन्हें अध्यक्ष की अध्यक्षता में संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1950 को पटना में उनके आवास पर जो है हुआ। अगला हम लोग देखते हैं इमाम हसन के बारे में। हसन इमाम ये बैरिस्टर थे और राष्ट्रीयवादी नेता। हसन इमाम 1912 में कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज नियुक्त हुए थे। 1921 में वह बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे या निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रीय संघ के सभा में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य बने और कालांतर में वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। होम रूल आंदोलन से आंदोलन तक जो है इनकी भूमिका रही है। अगला हम लोग देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण वर्तमान में सिवान जिले के जीरादई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय फारसी संस्कृत के विद्वान होने के साथ आयुर्वेद के ज्ञाता थे। 1906 में इन्होंने बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में। अब जो आपको बिहार पुलिस और बिहार एसआई इन सब एग्जामों में पूछा जाएगा कि बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में। सन 1916 में इन्होंने बिहार लॉ नामक एक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह को लेकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1924 में राजेंद्र बाबू पटना म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे। ये भी पूछा जा चुका है। पटना म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन जो 1924 में राजेंद्र बाबू रहे। वे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष और 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात वो प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी। ये भी पूछा जा चुका है। 28 फरवरी 1963 को पटना स्थित सदाकत आश्रम में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो आज जो है यहीं तक रखते हैं, नहीं तो जो है हो सकता है लंबा जो है वीडियो आज का हो जाएगा। तो चलिए जो है कल आगे देखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।